हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम बायो केम कोचिंग क्लासेस में। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है जिसमें हमने हमारे आसपास के जो पदार्थ है विज्ञान का फर्स्ट जो अध्याय है, पहला जो अध्याय है, उसके मैंने पाठ में जितने भी अंदर के क्वेश्चंस थे उनके आंसर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सर्च करें हमारे आसपास के पदार्थ बाय केम बायोकेम क्लासेस प्रश्न उत्तर, तो वो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा। तो आज हम एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए उनको डिस्कस करेंगे। कुछ मैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। देखो, अगर आपको कोई जो तापमान केल्विन में दिया है तो उसको आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। जैसे कि बच्चों ये आपको यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपको केल्विन में दिया है, ठीक है। अब अभी केल्विन में दिया है तो आपको इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में। तो उसके लिए आप क्या करोगे बच्चों कि कोई सा भी अगर आपको टेम्परेचर, अगर तापमान जो आपको केल्विन में दिया है उसको अगर आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप सिंपल सी बात है कि जो केल्विन में आपको जो टेम्परेचर या तापमान दिया उसमें से माइनस कर देना 273, 273, 273। तो आपका जो है टेम्परेचर का किस में जाएगा? आपका जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में। किस में जाएगा? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। आगे आपको आगे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको केल्विन का जो टेम्परेचर दिया है या केल्विन का जो तापमान दिया है उसको आप माइनस करोगे 2730, सॉरी 273, 273। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है। 300 केल्विन आपको दे रखा है। तो आप इसको डिग्री सेल्सियस में उसने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, आपका केल्विन वाला टेम्परेचर देखो यहाँ लिखा, उसमें से उसने 273 माइनस कर दिया, तो जो भी बचेगा 27 बचा, तो वो डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर या उत्तर होगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 573 केल्विन दे रखा है। 573 मतलब 573 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। तो आपका फॉर्मूला क्या था कि केल्विन में दिया है, फॉर्मूला क्या था आपका कि जो भी आपको केल्विन में दिया है वो पहले टेम्परेचर लिखो, उसमें से माइनस कितने करना है आपको 273 डिग्री सेल्सियस आपको उसमें से माइनस करना है। फिर जितना भी आंसर आता है वो आपका डिग्री सेल्सियस में रहेगा आंसर, ठीक है। केल्विन में जो आपका आंसर दिया है उसमें से माइनस करना है 273 मतलब 273, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। आ गया आपको समझ में? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखिए, हम निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होगी। आपको पता है जल की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है? ठोस, द्रव, गैस। क्या हो सकती है? ठोस, द्रव और गैस। ये चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो निम्नलिखित तापमान पर जल की अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों, जो वाटर होता है आपका, जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, या उसका होता है क्वथनांक, जिसको बोलते हैं क्या होता है? क्वथनांक। मतलब आपका जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जो जल का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मतलब वो बर्फ रहता है 0 डिग्री सेल्सियस में, बर्फ से वो आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन उसने अपन से पूछा है
उसने हमसे पूछा है कि भाई आप बताओ कि 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा जल का, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों 250 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका जो जल है वो पूरा गैस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा, मतलब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। गैस, गैस का मतलब वाष्प, मतलब वाष्प मतलब आप समझ लो गैस, ठीक है। तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका जो है वाष्पित हो जाता है, मतलब वो पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे की जो जल रहेगा ना आपका वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा, ठीक है। क्या होगा, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देगा, प्रारंभ कर देगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो। तो आई थिंक आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड उस पे चलते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है। देखिए बच्चों, किसी भी अवस्था के अगर आप ठोस से उसको द्रव में चेंज कर लो, बदल लो, या द्रव से उसको गैस में बदलना हो, तो उसमें आपका जो तापमान रहता है वो स्थिर रहता है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसका जो आंसर है वो है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा, जो आप जो दी गई ऊष्मा रहती है ना, पदार्थ की अवस्था के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों की बीच जो आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसलिए तापमान नहीं बदलता है, ठीक है। ये नहीं बदलता है, यहाँ पे बना पाती है या नहीं बदलता है, ठीक है आप कहें। तो इसमें इसमें आंसर क्या होगा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों की बीच, जो पदार्थ के कण रहते हैं उनके बीच आकर्षण होता है, आपको पता है, ठीक है, तो उसको तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसलिए वह तापमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। अब आपको गैस को द्रव में परिवर्तित कर, गैस को आप, गैस है उसको आपको लिक्विड या द्रव में परिवर्तन करना है, तो कैसे करोगे आप। देखिए बच्चों, पहला तो ये कि गैस को आप क्या कर लो, गैस को आपको क्या करना है, गैस को आप प्रेशर मतलब दाब, उसको बहुत दाब दाब दे दो उसको, मतलब उसके ऊपर बहुत हाई हाई प्रेशर दे दो, प्रेशर मतलब दबाव है ना, तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। या तो फिर उसका जो है आप तापमान जो है वो कम कर दो, तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। ये दोनों रीजन है, देखो पढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदलने के लिए दो तरीके प्रयोग किए जाते हैं। पहला क्या है, गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा देना ताकि वे अधिक पास पास आ सकें। गैसों का तापमान कम करना ताकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए, ताकि वे पास पास होकर द्रव में बदल जाए। दो ही रीजन है। पहला क्या है बच्चों, क्या जो है, क्या है पहला आपका, समझ में आ रहा है ना आपको, कि उसको आप दबाव जो है आपका प्रेशर, जिसका दाब बढ़ा दो, और दूसरा है कि तापमान कम कर दो, ठीक है। पहला है दाब बढ़ा दो, दूसरा है तापमान कम कर दो, ठीक है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चों इसके पूरे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ अच्छे से इसको समझ सकते हो। ये सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर में एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया है कि केल्विन से, आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में मैंने आपको है जो है चेंज बताया है। तो अब मेरे को आप बताओ कि 293 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलोगे। बताओ, अभी आपको मैंने बताया, पहला ही क्वेश्चन था आपका, बताओ जल्दी। वेरी गुड, ठीक है, आ गया आपको समझ में, गुड। देखिए कैसे आएगा यहाँ पे कि आपका जो केल्विन का जो यहाँ पे केल्विन का जो आपका टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पे जो केल्विन का टेम्परेचर है वो लिखो, उसके बाद उसमें से आप माइनस कर दो 273 मतलब 273 डिग्री, तो 273 आप उसमें से माइनस कर दोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस जो है उसका आंसर डिग्री सेल्सियस में आएगा। ऐसे 740 का करके बताओ आप क्या आएगा। 740, सॉरी 470 है, 470।
ये 470। चलिए करके बताइए। देखिए 470 माइनस 273, ठीक है। अब जो भी इसमें से माइनस करने के बाद जो भी आपका आएगा आंसर वो डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। ये देखिए 470 केल्विन, तो आपका 470 में से उसने माइनस कर दिया यहाँ पे 273 उसने माइनस कर दिया, तो आपका 197 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया, ठीक है। आ गया, वेरी गुड। अब देखिए, अब आपको केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। आपको डिग्री सेल्सियस दे दिया इस बार, तो अब आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं है, वहाँ पे केल्विन में जो टेम्परेचर दे रखा रहता वहाँ पर तो आप -273 करते थे। अब यहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का क्या करोगे, आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर लिखोगे, ठीक है। क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस का आप टेम्परेचर लिखोगे, उसमें 273 ऐड करोगे, 273 ऐड करोगे तो वो आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसमें जाएगा अब इस बार, केल्विन में जाएगा। वेरी गुड, आ गया, गुड। ऐसे ही आप बच्चों देखो, यहाँ पे 373 आपका डिग्री सेल्सियस में था, 273 ऐड करा तो आपका जो आंसर आएगा वो 646 आएगा। इन दोनों को ऐड करने पे फिर आपका जो है वो केल्विन में आंसर आ जाएगा। आ गया आपको इतना समझ में, वेरी गुड। देखिए बच्चों, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण दीजिए। कारण लिखने अपने को। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यहाँ समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। देखिए बच्चों, जो नेपथलीन होती है ना, ये आपकी घर में अगर आपके मम्मी पापा जो कपड़े रहते हैं, कपड़े में कुछ वाइट कलर की बॉल्स रखते हैं। किस कलर की, वाइट कलर की बॉल्स, उन्हीं को नेपथलीन बॉल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सीधी सीधी क्या करते हैं, जब आप उसको कपड़े में रखते हो तो ये सीधे ठोस अवस्था से, मतलब वो ठोस रहती है, उसे सीधे ही गैस में चेंज हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ठोस अवस्था से ये सीधे कहाँ, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो पढ़ लेते हैं अपन कि जो नेपथलीन होता है ना बच्चों, आपका ये नेपथलीन को रखा रहने देने पर यहाँ समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, मतलब आपको दिखाई नहीं देती है। आपने आज रखा और 1 महीने बाद जाके देखोगे तो वो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, वहाँ पे खत्म हो जाएगी वो, क्योंकि नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है, मतलब ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज होता है, बिना लिक्विड द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है ये, ठीक है। जिसका समय के साथ ऊर्ध्वपातन हो जाता है और यह सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब सेकंड बी वाला क्वेश्चन देखें, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इसका क्या रीजन है बच्चों, हमें इत्र की गंध क्या होती है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती, क्योंकि इत्र का जो क्वथनांक बहुत कम होता है, क्वथनांक बहुत कम होता है। क्वथनांक बच्चों मतलब उस वाष्प जो बनने की जो अवस्था रहती है वो, तो मतलब इसको बहुत जल्दी ये वाष्प बन जाती है, और इसमें वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक गति से होती है, और इसमें वाष्पीकरण मतलब वाष्प बनने की गति बहुत तेज होती है, और यह आसानी से वायु में विसरित हो जाती है। विसरण मतलब समझते हो बच्चों, किसी भी 2 पदार्थ रहते हैं वो स्वतः ही अपने आप में मिल जाते हैं, तो उनको विसरण बोला जाता है, तो विसरित हो जाती है। अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करिए। निम्न पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों पहला है जल, फिर है चीनी, और फिर है आपकी ऑक्सीजन। तो बच्चों आप जल में चीनी डालोगे, उसको मिला लोगे, तो क्या होगा, अब आपने जल है उसमें चीनी मिला दी, तो कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा कि जो चीनी रहेगी उस वो जो
चीनी में आप क्या करोगे बच्चों, जो चीनी रहेगी उसका आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, फिर जल का उससे कम, और ऑक्सीजन तो गैस होती है तो गैस का वो तो और कम होता है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था तब बताया था कि ठोस में जो है आकर्षण बल ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में और कम होता है। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। एक बार और बता देता हूँ कि चीनी में, आपने जल में चीनी मिला दी ना बच्चों, जो चीनी होती है, देखिए आप ऐसा समझ, चीनी आपका तो क्या है, ये सॉलिड है। क्या है चीनी आपकी, सॉलिड। क्या है, सॉलिड। सॉलिड मतलब बोले तो ठोस। ये क्या आपका द्रव, और ये क्या आपकी गैस। ये आपका क्या है, ठोस, द्रव, गैस। तो मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है द्रव में ही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका बर्फ के रूप में रहता है ठोस में, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। आगे आपको समझ में, ये तो आपको आई थिंक अच्छे समझ में आता होगा। नेक्स्ट देख लो। जल कमरे के ताप पर द्रव होता है और लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। दो कारण आपको देने हैं। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है, तो इसका कारण क्या है बच्चों, कि जल कमरे के ताप पर द्रव इसलिए है क्योंकि उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, तो जिससे वो बहने का गुण उसमें होता है, इसलिए उसको, और उसको जिस बर्तन में रखोगे, आप ग्लास में रखोगे तो उसका आकार ले लेगा, एक बाल्टी में रखोगे तो आप उसका आकार ले लेगा, तो जिस बर्तन में रखते हो उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों होती है, क्योंकि उसके जो कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, अधिक होता है, जिसके कारण उसमें दृढ़ता का गुण पाया जाता है, इसलिए उसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। तो बच्चों इसमें गुप्त ऊष्मा का रीजन होता है। क्या होता है, गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है कि जो बर्फ है आपकी वो ज़्यादा ठंडी होती है, शीतल होती है जल की तुलना में। अब देखिए बच्चों, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जल की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो बच्चों भाप में होती है। क्यों, भाप में उसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपको उबलते जल की अपेक्षा जल की तीव्रता अधिक महसूस होगी। मतलब आप गर्म पानी जब भी करते हो ना बच्चों, तो उसकी जो भाप रहती है उसको आप थोड़ा सा भाप में आपका फेस करा करो, ठीक है, या हाथ करा करो, तो आपको ज़्यादा जलने का वो महसूस होता है। ठीक है, गर्म पानी के तुलना में। ठीक है, ये बोलने का उसका मतलब। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ, भी आप बहुत इजीली बता दोगे। तो देखिए बच्चों, देखो ये आपको क्या बोलना चाह रहा है कि आप ये ठोस है, तो ठोस से आपका ये ठोस है, तो ठोस से आपका ठोस है बच्चों, तो ये ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं। फिर वो द्रव से गैस में जो परिवर्तन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। फिर बोला उसने कि भैया गैस से द्रव में भी चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और द्रव से ठोस में भी होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कुछ पदार्थ, मैंने अभी आपको इसी क्वेश्चन में समझाया कि जो ठोस से सीधा क्या हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा। तो देखो बच्चों, इसका आंसर ये है ए। देखिए यहाँ पे ये ए को क्या बोले बच्चों, आप कोई सा बर्फ है, बर्फ जो ठोस होता है आपका, ठीक है, ये बर्फ होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। बर्फ आपका क्या होता है, ठोस। ये बर्फ आपका होता है ठोस। तो ठोस से अगर वो द्रव में परिवर्तित होगा ना, तो उसको संगलन या द्रवन बोला जाता है, क्योंकि वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको द्रवन बोला जाता है, या इसको संगलन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई द्रव किसी गैस में चेंज होता है, ठीक है, देखो अगर कोई द्रव है उसका गैस में चेंज होता है तो वाष्प बन जाती है, आपको पता है, तो उसको वाष्पन बोला जाता है। तो ए का आंसर क्या आएगा, संगलन या द्रवन। बी का आंसर वाष्पन। अब बच्चों कुछ गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, कुछ गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो गैस को संघनित करते हैं ना, उसमें बहुत
हाई प्रेशर मतलब ज़्यादा दबाव के साथ संघनन करते हैं उसका, तो सी में संघनन आएगा। और जब द्रव है, ये वाला द्रव देखो बच्चों, ये द्रव है, जब द्रव से ठोस में परिवर्तित होगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं जमना या हिमीकरण। हिमी वो बर्फ में जमती है ना, इसलिए हिमीकरण बोलते हैं उसको, जमना। अब जो आपकी सीधे बच्चों कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो ठोस से सीधी आपकी कहाँ चेंज हो जाती है? गैस में, तो उनको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ऊर्ध्वपातन। और जो कुछ ऐसे होते हैं जो गैस से सीधे ठोस में चेंज हो जाते हैं उनको निक्षेपण बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? निक्षेपण। ये आप सभी इनका आंसर दे रखा है। इसका आप अच्छा डायग्राम बनाए आपकी बुक में, देख लीजिए ये वाला। देखिए ठोस से अगर वो द्रव में चेंज हो रहा तो संगलन, द्रव से गैस में हो रहा तो ये वाष्पीकरण। देखिए ठोस से अगर ये ठोस है तो ठोस से द्रव में, तो ये देखिए संगलन लिखा उसके ऊपर। द्रव से तो ये वाष्पीकरण, द्रव से गैस में तो। और कोई अगर गैस से ठोस में चेंज होता है तो निक्षेपण। उसी प्रकार देखिए द्रव से अगर कोई ठोस में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं जमना, ठीक है। और उसके बाद ठोस से अगर सीधा कोई आपका गैस में चेंज होता है यहाँ पे तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और अगर कोई आपकी जो गैस है, गैस से अगर वो द्रव में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं संघनन, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे बच्चों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक भी अच्छे से पहुँच पाए, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे और आपका ही यूट्यूब चैनल है केम बायो केम कोचिंग क्लासेस, वहाँ सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।